हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के। यहाँ पर देखिए यानी जो थर्ड सेमेस्टर के हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का थर्मल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है थर्मल इंजीनियरिंग का। और इसमें ये भी बता दें आप लोगों को कि ये वीडियो देखने के बाद भी आप थर्मल में अगर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो 100% देखिए 100% आप इस वीडियो से ही पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हैं, इतना वादा रहा हमारा। ठीक है, आप देखिए आप एग्जाम के बाद भी आप याद करेंगे सर्टेन स्टडी मटेरियल को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, आपको 2 चैप्टर इसमें खलास हो जाएंगे। ठीक है, 2 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और ये 2 चैप्टर जो है इसी से आपका जो एग्जाम में देखिए इतना ही आप पढ़ लेंगे जितना हमने इस वीडियो में जो हम बताएंगे बस उतना ही आप फॉलो करते हैं तो 100% थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उन स्टूडेंट को बताना चाहते हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और देखिए ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, तो पासिंग मार्क्स जो गेन करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट आप ऊपर ही देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये 100% यहीं से आपका पूछा जाएगा, इस वीडियो से ही देखिए मिलेगा। जो भी आपको एग्जाम में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए इस वीडियो में आपको 15 से 20 नंबर पक्का करना है। ठीक है, इस वीडियो में ही आपको 15 से 20 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए चलते हैं सीधा। देखिए इससे पहले आप एक चीज़ और जान लीजिए कि आप सभी को यहाँ पर देखिए आप सभी को यहाँ पर 3 वीडियो, ठीक है, कि 3 वीडियो जैसे ही अपलोड होता है, ठीक है, दिन में अगर एक दिन में देखिए 3 वीडियो जब अपलोड होते हैं, एक दिन में 3 वीडियो जब अपलोड होते हैं उसके बाद नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाती। तो इसके लिए आप सभी को देखिए टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम देखिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल और जो इंस्टाग्राम है, ठीक है, इंस्टाग्राम को भी आपको क्या करना है, फॉलो कर लेना है। क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम पर ही क्या होगा, आपको जितने भी देखिए 3 वीडियो के बाद नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचती है, ये रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इंस्टाग्राम इसको फॉलो कर लेना है। क्योंकि देखिए किसी वजह से हमने इसको एग्जाम के पर्पज से देखिए डिस्टर्ब था, तो उसके बाद हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया था। ये जो अकाउंट था पहले इसको मतलब इंस्टॉल था। ठीक है, तो उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए मैंने सोचा कि 3 वीडियो दिन में 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पे ही आपको जो भी न्यूज़ मिलेगा, जो भी अपडेट मिलेगा वो इंस्टाग्राम पर ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप लोग को इंस्टा आईडी जो होगी ये जो इसका लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे और फॉलो कर लेंगे। ठीक है, जितना भी अपडेट होगा सारा कुछ अब वहीं पर मिलने वाला है। क्योंकि 3 वीडियो से ज़्यादा होने पर आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो नहीं पहुँच पाता है। क्योंकि अब हम चलते हैं सीधा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो वह है मूलभूत सिद्धांत, जिसे देखिए यहाँ पर दोनों स्टूडेंट के लिए हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, बस थोड़ा सा उनको समझना होगा। देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंग्लिश में इसे कहते हैं। और यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स, आखिर थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये भी आपका पुटअप हो सकता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं। ठीक है, कितने इसके लॉ हैं। यहाँ पर देखिए विज्ञान की इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, यानी ये विज्ञान की वह शाखा है जो एनर्जी एंड इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या करता है, स्टडी करता है, वो हमारा कहलाता है उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। बस आपको इतना ही लिखना। देखिए अब हम अभी आप लोग को इसको एक ट्रिक से भी आपको याद करा देंगे कि उससे आपको बहुत ही ईजी लगेगा। यहाँ पर देखिए थर्मोडायनेमिक्स इट मीन्स यहाँ पर देखिए थर्मोडायनेमिक्स, थर्म और प्लस डायनेमिक्स, ये ग्रीक वर्ड है जो कि थर्म और डायनेमिक्स से अलग अलग सेपरेट वर्ड हैं, इनसे बना हुआ है। थर्म का मतलब होता है हीट यानी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, हीट ही ऊर्जा का रूप है। तो हीट क्या है। और डायनेमिक्स देखिए इसको डायनेमिक्स का मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है, रूपांतरण। तो यानी उष्मा और किसका रूपांतरण, यानी इसी का तो रूपांतरण होगा। ठीक है, उष्मा तथा उसके रूपांतरण या ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का जो स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वही हमारा थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में देखिए सभी स्टूडेंट को आ जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद देखिए हाँ देखिए यहाँ पर उसके बाद अगर हम नोट पॉइंट में बात करें तो नोट पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम सैद्धांतिक उपयोग किया था वो किया था 1650 ईस्वी में ऑटो वान गुरके ने किया था। किसने किया था? ऑटो वान गुरके ने किया था। और इन्होंने ही दुनिया का एक वैक्यूम पंप, जो कि पहला वैक्यूम पंप था, उसको भी एस्टेब्लिश किया था, इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, बस इतनी बात होती है। आपको समझ में आया या नहीं आया?
ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद देखिए फादर ऑफ डायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो सॉडी कार्नोट जो है, ये सॉडी कार्नोट यही फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाते हैं। यही क्या है, ऊष्मागतिकी के पिता कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका फिजिक्स का न्यूटन हो गया, इसी प्रकार से, और बायो के अरस्तु हो गए। अब देखिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर ऊष्मागतिकी के यहाँ पर देखिए 4 लॉ हैं, जिसमें से आपको 3rd लॉ ही देखना है। आपको 4th लॉ इस आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन नहीं है। 4th लॉ जो है ये वाला, देखिए 3rd लॉ जो है ये वाला आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो आपको 3 लॉ देखना है, 0th लॉ, 1st लॉ एंड 2nd लॉ। देखिए अगर हम बात करें कि आपसे पूछें अगर कि सबसे पहले कौन सा लॉ आया, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ आया, तो आप कहेंगे 0th लॉ। नो नो नो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले आया फर्स्ट लॉ के बाद आया 0th लॉ, क्योंकि इन्होंने जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि 1 के पहले भी क्या आता है, 0 आता है। तो उन्होंने जो दूसरे वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि अब 0 आता है पहले, तो अब 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नाम इनको दे दिया। अब देखिए इतना आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और देखिए इतना 100% हम वादा करते हैं आप लोगों से कि देखिए जितना भी इस वीडियो में मिलेगा, जो भी मटेरियल मिलेगा, 100% आपका यहीं से आपको पासिंग मार्क्स गेन हो सकते हैं। ठीक है, गेन हो सकते नहीं, गेन होंगे। ठीक है, अगर आपने सही से पढ़ लिया, सही से स्टडी कर लिया तो, और नहीं किया तो आप देखिए, अब हम क्या, आप मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फॉलो करना पड़ेगा जो भी हम बता रहे हैं। तो देखिए उसके बाद आपको देखिए इंस्टाग्राम आईडी को भी क्या करना है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना है, क्योंकि वहीं पर अब सारा कुछ मिलने वाला है। क्योंकि देखिए ये शाम को ही मैंने न्यू अकाउंट बनाया है, ताकि आप लोगों के लिए, ओनली और ओनली आप लोगों के लिए ही बनाया है, क्योंकि वहाँ पर जो भी न्यू अपडेट होंगी, जो भी होगा, वो सारा कुछ वहीं पर मिलने वाला है। क्योंकि देखिए क्लासेस हमने महामैराथन यहाँ पर चालू किया है, तो उसके बाद हमने सोचा यहाँ पर देखिए कि जो देखिए दिन में कोई लिमिट नहीं है, आपको नो टाइम नॉन स्टॉप क्लास एकदम चलेगी। तो यहाँ पर देखिए 3 से ज़्यादा वीडियो होने पर आप नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा, इसीलिए वहाँ पर आप लोग को सजेस्ट कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम पर, तो उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो देखिए ये एक लॉ जो है, एक लॉ है, ये आपका श्योर है, 101% श्योर है कि एक लॉ थर्मोडायनेमिक्स का आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, किसने कहा, तो सर्टेन स्टडी मटेरियल की तरफ से ये आपको बताया जा रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए 0th लॉ तो वैसे फर्स्ट नंबर पर इम्प्योरिटी नहीं देखिए दे नहीं सकते हैं, बट यहाँ पर फर्स्ट लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट के बाद आप 0 को रख सकते हैं टॉप में, उसके बाद सेकंड को। देखिए तो 0th लॉ क्या होता है, तो देखिए ऊष्मागतिकी के 0वें नियम के अनुसार, यानी 0th लॉ के अकॉर्डिंग, कोई 2 निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय या थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में हैं, तो देखिए अलग अलग ए व बी जो अलग अगर ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो वो निकाय जो होगा, सिस्टम होगा, ए व बी वो भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होंगे। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए अगर कोई 2 निकाय है, यहाँ पर देखिए इस फिगर को देखिए, फिगर आपको ज़रूर बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कोई ए व बी है, यह ए है और ये बी है, कोई 2 निकाय है, सिस्टम है। तो यदि ये दोनों निकाय ए व बी किसी ऊष्मीय साम्य, अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो ए व बी भी आपस में, देखिए ये दोनों अगर सी के साथ क्या हैं, ऊष्मीय साम्यावस्था में है अलग अलग, तो ए व बी भी, यानी कि देखिए फिर से हम यहाँ पर समझाते हैं आप लोगों को, जो ए व बी हैं, ये अगर इसी कोई निकाय है सी, इसके साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में हैं, तो ए व बी भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। इसका ये कहने का मतलब है। अब देखिए तो फिगर आपको बना देना है, ए व बी, यहाँ पर सी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो है, ये वॉल है उष्मा चालक की, हीट कंडक्टर की, और ये जो है यहाँ पर उष्मारोधी यानी एडियाबैटिक वॉल भी इसे कहते हैं। उष्मारोधी दीवार होती है जो उष्मा यानी हीट का अपोजिशन करती है, रेजिस्टेंस करती है। ठीक है, अब देखिए नोट पॉइंट में आपको क्या लिखना है, देखिए ये एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट नोट्स होने वाला है ये। ठीक है, इसमें सारा कुछ आपको मिलेगा।
देखिए यह तापीय साम्यावस्था पर आधारित है, बस आपको इतना नोट पॉइंट में लिखना है, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम पर ये क्या है, डिपेंड है। फर्स्ट लॉ क्या है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये आप रख लीजिए, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखिए ऊर्जा को ना आप क्या कर सकते हैं, ना आप जनरेट कर सकते हैं और ना ही आप गेन कर मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं या वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए जो जब दोनों ही नहीं कर पाएंगे बट फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, यानी उस ऊर्जा को यानी एनर्जी को एक रूप से यानी यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये कहा गया, ठीक है, फर्स्ट लॉ में। अब देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जूल अकॉर्डिंग यानी जूल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। यानी कि अगर किसी निकाय को या किसी सिस्टम को Q ऊष्मा दें, हीट दें, तो उसमें जो देखिए आंतरिक ऊर्जा होगा और उसमें किया कृत कार्य जो होगा यानी किया गया कार्य होगा, उन दोनों का योग उस ऊर्जा उस ऊष्मा के बराबर होता है, ठीक है, उस ऊष्मा के बराबर होता है। तो ये देखिए आप लोग यहाँ से देख भी रहे होंगे, यहाँ पर देखिए ये आपको लिख देना है। उसके बाद नोट पॉइंट्स में क्या लिखना है कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही रूप है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम को नियम पर आधारित है या फॉलो करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ भी यहाँ पर देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए थे, कथन दिए थे। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और सेकंड है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो देखिए फर्स्ट में क्या कहा गया कि एक ऐसा ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो किसी ऊष्मा, देखिए यहाँ पर देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पर कौन सा, ये देखिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, यानी जो केल्विन प्लैंक ने स्टेटमेंट दिया अपना, उन्होंने क्या कहा कि एक ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो किसी, इसको देखिए यहाँ पर किसी लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए जो किसी एक ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे समान मात्रा के कार्य में बदल दे तथा इससे ऊष्मा का एक्सट्रैक्शन हो यानी निष्कासन हो, ये हमारा होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर आप एक फिगर टाइप का बना देंगे, हीट सोर्सेस है और यहाँ से जब हमारा गया, यहाँ पर देखिए हीट इंजन से हमारा क्या हुआ, हीट सोर्स में यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ से हमारा कुछ ना कुछ हीट मिलेगा और यहाँ से जो हीट इंजन है यहाँ पर हमारा कुछ कार्य भी होगा जो कि ये हमारा किसके बराबर होगा, जो ऊष्मा होगी उसके बराबर होगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि इंजन हो गया, ठीक है, इंजन मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि 100% इनपुट नहीं मिल सकता, ठीक है, इसका कहने का ये मतलब है। मतलब देखिए आप कॉलेज जा रहे हैं अपने घर से, मान लीजिए सपोज दैट कि आप कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट है कॉलेज जा रहा है, तो कॉलेज जाने में मान लीजिए आपके पास साइकिल है, आप किसी साधन या साइकिल से जाते हैं, तो देखिए साधन तो नहीं, यहाँ पर साइकिल से मान लीजिए जाते हैं, तो साइकिल को आप जिस इमोशन मतलब शुरुआत में अगर मान लीजिए आपने स्पीड से चलाया तो आप क्या एक ही स्पीड में चला सकते हैं, नहीं चला सकते ना, यानी एक ही स्पीड में अगर आप चला सकते हैं तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। पहले आप मान लीजिए तेज़ चलाएंगे, उसके बाद आप स्लो हो जाएंगे कुछ समय बाद, ठीक है, थक जाएंगे। तो देखिए यानी हमें 100% इनपुट नहीं मिला, तो देखिए बॉइलिंग वाटर आप इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट इसको देख लीजिए, ऊष्मा सदैव उच्च तापक्रम से निम्न तापक्रम की वस्तु में स्वतः यानी स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफर होती है, परंतु किसी निम्न तापक्रम से उच्च तापक्रम की वस्तु में भी ऊष्मा ट्रांसफर की जा सकती है यदि किसी बाह्य माध्यम से कार्य को यानी वर्क को सप्लाई किया जाए। तो यहाँ पर मतलब कहने का क्या है, देखिए जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है वो देखिए अपर से लोअर में ही ट्रांसफ़र होती है, बट यहाँ पर
कह रहा है कि अगर लोअर से अपर में ट्रांसफ़र करना है तो हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क सप्लाई करना पड़ेगा किसी भी सिस्टम पर। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर को देख लीजिए, एक इमेज है, देखिए लो टेम्परेचर से कहाँ गया, ये हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस प्रकार से एरो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर रेफ्रिजरेटर को लेकर दिखाया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, रेफ्रिजरेटर में लो से हाई ही जाता है। तो देखिए लो टेम्परेचर सोर्स से हाई, ये रेफ्रिजरेटर है कोई, यहाँ से देखिए लो टेम्परेचर गया, उसके बाद यहाँ से हमारा हाई टेम्परेचर की ओर जा रहा है और यहाँ से कुछ ना कुछ हमें हीट मिला, जो कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर है इसमें कुछ ना कुछ वर्क भी किया जाएगा। तो ये आप इसको समझा सकते हैं। ओनली सिर्फ देखिए आपको ओनली क्या करना है, यहाँ पर इस फिगर को बना देना है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। बट आपको ये देख लेना है या ना देखे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए यह निरपेक्ष शून्य एंट्रोपी पर आधारित है, यानी एंट्रोपी जो होगी उसमें शून्य होगी, ये भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ का परम शून्य तापक्रम पर एंट्रोपी शून्य होती है। क्या होती है? एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी एस, ये शून्य होती है, एस इक्वल टू 0, ठीक है, एस इक्वल टू 0। यानी देखिए, लेकिन ये क्या है, यह नियम संभव नहीं है क्योंकि एंट्रोपी जल्दी शून्य, मतलब ज़्यादातर शून्य नहीं होती है। देखिए इसे नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, इसे लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं क्योंकि एंट्रोपी का डिस्क्रिप्शन इसमें ज़्यादा है, तो आप इसे लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कह सकते हैं। मेन रोल है एंट्रोपी का इसमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे अगर हम बात करें तो इसे अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लासिकल, सेकंड है स्टैटिकल, ठीक है। तो क्लासिकल में क्या है, क्लासिकल को देख लीजिए, दोनों आप एक ही चीज़ है, दोनों अगर आप इस वाले को याद कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा सेकेंड वाला जो स्टैटिकल है। देखिए इस उष्मागतिकी में निकाय के द्रव्य के गुणों में परिवर्तन का अध्ययन माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो है, ठीक है, क्या है, मैक्रो, माइक्रो नहीं है, मैक्रो है, की दृष्टि से करते हैं। माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से तात्पर्य क्या है कि निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को एक मानते हुए उस पर परिवर्तनों का अध्ययन करना होता है। ये हमारा माइक्रोस्कोपिक का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा या कुल। कुछ माइक्रोस्कोपिक जो गुण हैं वो निम्न हैं, यानी एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया और प्रेशर हो गया, एंट्रोपी हो गई, ये सभी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट स्टैटिकल, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है, आपको सेम लैंग्वेज है। देखिए इस उष्मागतिकी में निकाय के द्रव्य के गुणों में परिवर्तन का अध्ययन माइक्रोस्कोपी, अब देखिए यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक आ गया, माइक्रोन लेवल यानी 10⁻⁻⁶ लेवल वाले जो होते हैं, ठीक है। देखिए 10⁻⁻⁶ वाले यानी जो माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से करते हैं। माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से तात्पर्य प्रत्येक अणु एवं परमाणु यानी मॉलिक्यूल एंड आटम के गुणों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए, वो हमारा होता है माइक्रोस्कोपिक का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा और माइक्रो का बड़ा, ठीक है। इसके कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी, देखिए मोमेंटम हो गया, संवेग हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, गति, देखिए गतिज ऊर्जा हो गई, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए है, देखिए यहाँ पर थर्मल, यहाँ पे देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, तो देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो हमारा एक निश्चित फील्ड है, ठीक है, एक सर्टेन फील्ड है, या यूँ कहें कि देखिए एक मतलब उसका जो क्षेत्र है वो कवर है, मतलब वो एक क्या है, उसका जो क्षेत्र है, जो फील्ड है वो उसका उतना ही है जितना उसको मिलना चाहिए। अब देखिए वह निश्चित क्षेत्र जिसमें द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है वो हमारा कोई क्या कहलाता है, उष्मागतिकी निकाय कहलाता है, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक फिगर आप देख लीजिए, कोई ये हमारा कोई सिस्टम है, ऐसा लिखा हुआ है, ये हमारा कोई सिस्टम है। तो सिस्टम है तो देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा सराउंडिंग होता है,
सराउंडिंग, यानी कि देखिए अगर हम बात करें तो जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हमारा सराउंडिंग कहलाता है। अब बाउंड्री क्या है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिवाइड करती हैं, सेपरेट करती हैं, वो से बोलते हैं बाउंड्री। तो ये हमारा बाउंड्री है, ये बाउंड्री का काम करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं सिलेंडर पिस्टन व्यवस्था की। तो सिलेंडर पिस्टन व्यवस्था इसी पर डिपेंड है। तो देखिए सिलेंडर पिस्टन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बाउंड्री है, ये तो आप जानते हैं, इसे आप डिनोट कर दीजिएगा। ये कोई सिस्टम है जिसमें हमारा, इस सिस्टम को हम वेपर या लिक्विड गैस कह सकते हैं। तो इस सिस्टम में वेपर एंड लिक्विड गैस है या, तो ये हमारा पिस्टन है, ये पूरा का पूरा पिस्टन है। पिस्टन को जैसे ही हम मतलब क्या करते हैं, दबाते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड दबेगा नहीं। मतलब तो अगर यहाँ पर ये ना होता तो कहीं से गायब होता तो ये ऊपर जाता। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि उसको जब प्रेस करेगा, यानी कि एक प्रकार से प्रेशर लगाएगा, तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए जैसे ही पिस्टन नीचे आता है तो ये हमारा क्या होगा, देखिए जो एकदम क्या होगा, तो देखिए जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, इसमें प्रेशर डालेंगे, पिस्टन इसको मूव करेंगे, दबाएंगे, तो यहाँ पर इसमें इसके जो वॉल्यूम है इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए बाउंड्री हमने बता दिया है। बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री इसे भी डिफाइन करने को आ सकता है। तो वह आवरण जो ऊष्मागत की निकाय तथा परिवेश को अलग करती है, यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो सेपरेट करती हैं, उसे बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें कि सराउंडिंग क्या होती है। सराउंडिंग क्या होती है, निकाय की परिसीमा के बाहर का क्षेत्र जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण हो सके, यानी या हीट का रूपांतरण यानी ट्रांसफर हो सके, वो हमारा परिवेश यानी सराउंडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है समष्टि। समष्टि क्या होता है, तो देखिए समष्टि यहाँ पर अगर हम बात करें समष्टि क्या होता है, तो निकाय तथा परिवेश को मिलाकर समष्टि का निर्माण यानी यूनिवर्स का निर्माण होता है। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा एक यूनिवर्स बनता है। इसे आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि 2s बराबर u, यानी कि s प्लस s बराबर u, यानी यूनिवर्स। तो 2s का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग। यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ, वहाँ पर क्या था, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा है, बट यहाँ पर अब क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को देखेंगे कि ये कितने टाइप्स के या कितने वर्गों में इनको डिवाइड किया गया है। तो इनको दो बेसिस पर डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा ऊर्जा में द्रव्यमान स्थानांतरण के आधार पर, यानी कि जो हमारा मास है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर डिपेंड है, मतलब किया गया है। और जो सेकंड है वो है पदार्थ की अवस्था के आधार पर। तो देखिए अगर हम बात करें कि उसमें द्रव्यमान स्थानांतरण के आधार पर इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सेकंड है क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और थर्ड है आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी कि खुला उष्मागत की निकाय, बंद उष्मागत की निकाय। और यहाँ पर देखिए जो आइसोलेटेड है समगति, ठीक है, या इसे आप आइसोलेटेड भी लिख सकते हैं। और देखिए ये जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यानी कि समांगी और हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी। ठीक है, तो आप देखते हैं इनके बारे में कुछ देख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, तो वह उष्मागत की निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो सके। तो मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा कोई सिस्टम है मान लीजिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो मास है, ठीक है, जो मास है और जो एनर्जी है दोनों का जब इसमें ट्रांसफ़र हो सके, आ जा सके तो या जा सके, तो वो हमारा होता है ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब उनके लिए सभी जगह ओपन है, खुली हुई हैं, आ जा सकती हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए इसे फ्लो सिस्टम भी कहते हैं, इसको फ्लो सिस्टम भी कहते हैं ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम को। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो गैस टरबाइन हो गया, वास्प टरबाइन हो गया, बॉयलर हो गया और एयर कंप्रेसर हो गया, और आपका देखिए वास्प इंजन हो गया, आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन हो गया। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अब एक नोट पॉइंट आता है कि इस इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें अभियांत्रिकी में कौन सा निकाय ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो खुला निकाय ज़्यादातर यूज़ होता है। अब देखिए क्योंकि दोनों का उसमें फ़ायदा है, मास एंड एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता है।
यहाँ पर देखिए कोई सिस्टम है, ये हमारा कोई सिस्टम है, ये खुला उष्मागतिकी निकाय। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, मास इंटर कर रहा है और यहाँ से मास यहाँ पर निकल जाएगा, या ये कह दीजिए, या यहाँ पर देखिए एनर्जी इंटर हो रही है। यहाँ पर जो वो है क्या बोलते हैं, देखिए एनर्जी यहाँ से इंटर हुई, यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गई। ठीक है, ये आप लिख देंगे कि ये सराउंडिंग होता है, ये बाउंड्री होता है, ये आप पहले से ही जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो लो कंप्रेशर, देखिए यहाँ पर लो प्रेशर एयर प्रवेश, यहाँ पर जो है एयर कंप्रेसर की एग्जांपल के बेस से यहाँ पर इसको समझाएं तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कोई एक देखिए विद्युत कार्य यहाँ पर होगा। अभी इससे पहले आप ये जान लीजिए कि उच्च, यहाँ से देखिए कोई हमारा एयर कंप्रेसर है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निम्न दाब वायु प्रवेश को हम क्या करेंगे, वायु का प्रवेश करेंगे। निम्न दाब वाला जो होगा यहाँ से प्रवेश करेंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ जब ये जाएगा मतलब लो प्रेशर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क करेगा। वर्क करने के बाद ये हमें हीट के फॉर्म में कुछ वर्क देगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये वर्क करते हुए यहाँ पर जब आएगा तो ये इलेक्ट्रिक कार जो है इसके द्वारा कुछ किया जाएगा कार्य। तो हमारा इसके द्वारा क्या होगा, एयर कंप्रेसर का काम जो है वो साइक्लिक चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये सेकेंड सिस्टम है। तो देखिए वह उष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो सके बंद उष्मागतिकी निकाय कहलाता है। ठीक है, बंद उष्मागतिकी निकाय कहलाता है, यानी कि ओनली और ओनली फॉर यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी का ही ट्रांसफ़र हो पाएगा, मास का नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी ओपन में क्या था, दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आप सिस्टम इसी प्रकार से एग्जाम्पल भी देखिए, वही एग्जाम्पल है, आप इसे बना के दिखा सकते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है बंद निकाय जो है, यहाँ पर देखिए सिलेंडर पिस्टन व्यवस्था है इसका एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ से हमने हीट को भेजा इस सिलेंडर पिस्टन व्यवस्था में, यहाँ पर क्या हुआ, कोई बंद निकाय है ये। ठीक है, तो यहाँ से कोई एक देखिए यहाँ पर पट्टा टाइप का लगा हुआ है जो कि रबड़ का होता है। तो ये पट्टा क्या करेगा, इसको देखिए यहाँ से ये एक रोलर व्हील टाइप का लगा हुआ है, एक व्हील टाइप का। ठीक है, तो यहाँ से ये जब आएगा, मतलब यहाँ पर एक ब्रश टाइप का लगा होता है, तो ये जब जैसे ये पट्टा क्या होगा, घूमेगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है, मतलब पट्टे के द्वारा कुछ वर्क किया जाता है। यही हमारा क्या है, यही बंद उष्मागतिकी बंद निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसके, तो एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे। तो देखिए प्रेशर कुकर हो गया और रेडिएटर तथा किसी इंजन का सिलेंडर एवं पिस्टन भाग, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो देखिए वह उष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो सके, मतलब ना ही क्या हो, यहाँ पर देखिए इसको भी देख लीजिए, ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान हो सके और ना ही द्रव्यमान का, यानी दोनों ही, यानी मास जो है और जो एनर्जी है दोनों का ही ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब। तो ये हमारा आइसोलेटेड यानी विलगित उष्मागतिकी निकाय कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर थर्मल फ्लास्क हो गए, जैसे आप थर्मस वगैरह जानते होंगे, उससे कोई भी ना तो मास ट्रांसफ़र होती है ना ही एनर्जी। देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था के आधार पर। तो ये 2 टाइप्स में थे, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस का क्या मतलब है, वह उष्मागतिकी निकाय जिसमें द्रव या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में स्थित हो, समांग उष्मागतिकी निकाय कहलाते हैं, यानी होमोजेनियस थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाते हैं। यानी एक ही स्टेट होगी इनकी, क्या होगी, एक ही स्टेट। होमोजीनियस यानी होम है, होम मतलब होमो है यानी सेम है। ठीक है, समांग है, समांग का क्या मीन्स है, यहाँ पर देखिए जो वायु होगा और जो शुष्क वाष्प है, इसका मान लीजिए कोई मिक्सचर हुआ, या द्रव अमोनियम जल का कोई मिक्सचर हुआ, या जल और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर जो HNO3 है उसका, ठीक है, उसके बाद ऑक्टेन और हेप्टेन जो है इसका मिक्सचर हो गया। तो ये सभी होते हैं होमोजीनियस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस, यानी जो एक ही स्टेट में ना हो या एक से अधिक स्टेट में हो, वो हमारा हेट्रोजीनियस। हेट्रो यानी हैट, ठीक है, हैट करता है यानी हेट्रो। ठीक है, वह उष्मागतिकी निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित हो, विषमांग उष्मागतिकी निकाय कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें
तो देखिए वायु एवं आर्द्र वाष्प का मिश्रण यानी एयर और जो वेट वेपर है उसका मिक्सचर हो गया। जल एवं बर्फ का, क्योंकि जल देखिए हमारा क्या है लिक्विड फॉर्म का है, मतलब एक प्रकार से बर्फ क्या है एक सॉलिड फॉर्म में, यानी स्टेट इसकी चेंज है दोनों की। तो ये हमारा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। द्रव एवं गैस ये भी दोनों क्या है इरेगुलर मतलब टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड है, ये गैस है। जल एवं तैल ये भी आपका ये सेपरेट है, ठीक है। तो आप इसको एग्जांपल लिख देंगे। ये आप नोट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टार बना लीजिए इसमें। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस यानी हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिवर्त प्रक्रम। तो ये क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। जब ऊष्मागतिकी निकाय में प्रक्रम इस प्रकार से हो कि प्रक्रम समाप्त होने पर निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था धारण कर ले, प्रतिवर्त प्रक्रम कहलाते हैं। ये अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, मतलब देखिए वो कुछ भी काम कर रहा है, कुछ भी कोई सिस्टम है वो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो वो अपनी फिर से उसी से मतलब उसी पोजीशन में आ जाएगा जो उसकी मतलब बिगिनर पोजीशन थी, जो उसकी प्रारंभिक स्थिति जो उसी में फिर से आ जाएगा, उसी को फिर से धारण कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रतिवर्त यानी रिवर्सिबल का मतलब रिसाइकल होना, रिसाइकल, ठीक है, ये भी समझ सकते हैं आप, रिसाइकल होना। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी बात कर लेते हैं। तो जल से वाष्प का निर्माण। अब देखिए जल को क्या आप जब करेंगे, जल को जैसे ही आप क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है जल को गर्म करने पर वो वेपर के फॉर्म में यानी भाप या वाष्प के फॉर्म में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा होता है क्या, यही हमारा है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब फिर से जब वाष्प को क्या करेंगे, उसको फिर से वाष्प से ही हमारा पानी बन जाता है। देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है यानी अप्रतिवर्त प्रक्रम। तो ये क्या होता है अप्रतिवर्त प्रक्रम। तो देखिए जो धारण ना करे, जो अपनी पोजीशन को धारण ना करे, इस प्रक्रम में ऊष्मागतिकी निकाय में प्रक्रम अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः नहीं लौट सकता है, यानी रिसाइकल नहीं हो सकता है, या धारण अपने मतलब उसी प्रारंभिक अवस्था को धारण नहीं कर पाता है, वो हमारा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दहन, किसी ईंधन का दहन हो गया तो एकदम मतलब वेस्ट हो जाएगा, उसको दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता। जैसे आपका कोयला है, ठीक है, कोयला हो गया, कोक जिसे बोलते हैं। और देखिए मशीन द्वारा जो मैकेनिकल वर्क है वो भी हमारा एक ही बार होता है, उसको दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी, इसको आप रख लीजिए 100% इसको रख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में रखा है, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। देखिए एंथैल्पी क्या होती है, किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को निकाय की एंथैल्पी कहा जाता है। संपूर्ण ऊर्जा का क्या मीन्स है कि जो उसमें फ्लो एनर्जी होगी और जो इंटरनल एनर्जी होगा, इन दोनों का संयुक्त रूप ही क्या होता है हमारा संपूर्ण ऊर्जा होता है। यानी कि फ्लो एनर्जी और देखिए इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, देखिए कंप्लीट एनर्जी, संपूर्ण ऊर्जा। इसको आप फार्मूले को लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर इसको क्या होता है, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि प्रवाह ऊर्जा क्या मीन्स है, यानी फ्लो एनर्जी का क्या मतलब होता है। तो देखिए मैकेनिकल वर्क, कोई भी मैकेनिकल वर्क है या मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारा फ्लो एनर्जी कहलाता है। अब देखिए इसको H से डिनोट करते हैं, H बराबर होता है PV प्लस U। अगर हम इसको आइसोलेटेड में फॉर्म में देखें तो देखिए PV हमारा क्या होता है DW में कन्वर्ट हो, मतलब W में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो चेंज इन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो चेंज इन एंथैल्पी DH इक्वल टू DW प्लस DU हो जाएगी। जहाँ पर DW क्या है, यह हमारा वर्क है, कोई भी कृतकार है। DU क्या है, इंटरनल एनर्जी है। और DH क्या है, ये चेंज इन एंथैल्पी है। यूनिट कई बार पूछ लेता है, यूनिट भी आपको लिख देना है, नहीं भी पूछे तो भी किलो जूल प्रति किलोग्राम। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट एंट्रोपी, इन दोनों में से एंथैल्पी एंड एंट्रोपी दोनों में से आपका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगा लीजिए। देखिए तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो देखिए एंट्रोपी यह ऊष्मा की मात्रा का फलक होता है जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने की संभावना को प्रदर्शित करता है। यानी हीट को हीट को वर्क में ट्रांसफ़र करने की जो सरलता होती है वो प्रकट करता है एंट्रोपी। अब एंट्रोपी एक देखिए इसका प्रथम सैद्धांतिक उपयोग अगर हम बात करें तो क्लॉसियस ने किया था। एंड जो एंट्रोपी में जो ट्रॉपी शब्द है ना, ये ट्रॉपी शब्द
ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है ट्रांसफ़र। अब डायनेमिक का मतलब भी ट्रांसफ़र था, है ना। यहाँ पर देखिए डायनेमिक्स का मतलब भी क्या था, ट्रांसफ़र ही था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, क्लॉसियस ने प्रथम सैद्धांतिक उपयोग किया था, तो इनके अकॉर्डिंग जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी है इनके अनुसार हम इनके अकॉर्डिंग जानते हैं। देखिए जब एक निकाय पूर्ण चक्रीय प्रक्रम से यानी कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस से जब गुजरता है तब पूरे चक्र में राशि dq/t का इंटीग्रेशन जो होता है वो शून्य या शून्य से कम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए समझ में आ गया होगा, या तो शून्य होगा या तो शून्य से कम होगा। अर्थात आप इसको यहाँ पर इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, dq/t। देखिए एंट्रोपी जो है इसको s से डिनोट करते हैं, आप dq/t लिख सकते हैं, s बराबर dq/t। इसको आप फार्मूले में लिख दीजिएगा। देखिए dq/t इंटीग्रेशन का आप सिंबल बना देंगे, या तो ये 0 से कम होगा या तो 0 के बराबर होगा। देखिए फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो ये 0 होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये लेस देन 0 होगा। देखिए अब यहाँ पर इसको देख लीजिए। देखिए प्रतिवर्त यानी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए dq/t जो 0 होता है ये यह बताता है कि dq/t एक बिंदु फलन है यानी पॉइंट फंक्शन है। अतः हम कह सकते हैं कि देखिए dq/t जो है ये किसी सिस्टम का प्रॉपर्टीज होता है, गुणधर्म होता है, या गुणधर्म ही एंट्रोपी कहलाता है। और ये देखिए एंट्रोपी जो होती है इसको एस से डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो चेंज इन एंट्रोपी जो होती है वो ds से इसको डिनोट करेंगे, तो ds बराबर dq/t जो होगा समाकलन लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा एंट्रोपी। इसकी यूनिट की बात करें तो जूल प्रति किलो, देखिए जूल प्रति कूलम है, सॉरी देखिए यहाँ पर जूल प्रति कैलोरी। देखिए यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर देखिए kg लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो एंथैल्पी होती है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। तो यहाँ पर किलो जूल तो नहीं है, बस यहाँ पर क्या है जूल प्रति किलोग्राम है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर जी लगा लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो ये हमारा S/m होता है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन इसकी यूनिट होती है। स्पेसिफिक यानी विशिष्ट एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा यहाँ से हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो हमारा होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं चैप्टर सेकंड पर। तो चैप्टर सेकंड जो है यहाँ पर इसको आप देख लीजिए। चैप्टर सेकंड जो है वो हमारा लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस, और लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए सबसे पहले इसमें बहुत बार पूछा गया आइडियल गैस क्या होती है, यानी आइडियल यानी आदर्श गैस क्या होती है। तो देखिए क्या होती है आदर्श गैस, आपको यहाँ पर आज डिफाइन करना है। देखिए आदर्श गैस वह गैस होती है जो किसी ऊष्मागतिकी प्रक्रम के अधीन अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करती, यानी ये किसी भी ऊष्मागतिकी जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, यानी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जो है उसको फॉलो नहीं करती, ठीक है, कोई भी चेंजमेंट नहीं करती हैं, वो हमारा आदर्श गैस कहलाती हैं। और ये जो गैसें होती हैं ना ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म से संभव नहीं होती, यानी प्रैक्टिकली इनको नहीं किया जा सकता, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको नहीं किया जा सकता, यहाँ पर ये इसका कहने का मतलब। एग्जाम्पल आप लिख देंगे तो इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा बनेगा। देखिए एग्जाम्पल में आप एयर लिख देंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे, एयर और O2। आइडियल गैस जो होती है इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है PV = nRT या RT या MRT। देखिए नोट पॉइंट में आप लिखेंगे कोई भी आदर्श गैस जो होता है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, U = UT। अब देखिए नेक्स्ट इसी में नोट पॉइंट है, आदर्श गैस के लिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, याद रखेंगे आप। अब देखिए यानी अंतरा आणविक बल भी जिसे कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसी में नोट पॉइंट में, बहुत कम दाब पर या घनत्व पर सभी वाष्प जो होती हैं तथा गैसें जो होती हैं वो आदर्श गैस की तरह ही बिहेव करने लगती हैं। जब कोई किसी भी गैस या किसी भी वाष्प का जो टेम्परेचर कम है, ठीक है, या उसकी डेंसिटी कम है तो वो आदर्श गैस की तरह ही व्यवहार करेंगी। आइडियल गैस, देखिए
आदर्श गैस कुछ नियम का अनुसरण करती हैं। ये कुछ नियम प्रमुख हैं निम्नलिखित, देखिए कौन कौन से हैं। यानी कुछ जो आदर्श आइडियल गैस हैं उनको बहुत से लॉ जो हैं, मतलब कुछ लॉ हैं वो फॉलो करते हैं आइडियल गैस को। तो फर्स्ट लॉ की अगर मतलब एक पहला लॉ जो है हमारा वो है बॉयल लॉ। क्या है? बॉयल्स लॉ। सेकंड है चार्ल्स लॉ, और थर्ड जो है वो गे-लुसाक लॉ है, और फोर्थ जो है वो है रेगनॉल्ट लॉ। तो ये सभी जो नियम है इसमें से आपको ये बेसिक पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में एक आपको लॉ पूछ देगा आपके एग्ज़ाम में, तो ये आपको देख लेना है। तो देखिए उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे पहले बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है? तो देखिए बॉयल्स लॉ जो है ये आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। इस नियम के अनुसार देखिए बहुत ही इजी लैंग्वेज हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज यहाँ पर लिखी गई है जिसमें आपको हम समझा सकें। ठीक है, जो आप एग्ज़ाम में लिखें तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं। आपको बुक के लैंग्वेज में आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमणानुपाती, यानी कि क्या होता है हमारा ये रेसिप्रोकल होता है का जो वॉल्यूम जो है ये हमारा प्रेशर के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। तो यानी वॉल्यूम जो है वॉल्यूम देखिए व्युत्क्रमणानुपाती 1/P, यानी कि इसको हम उल्टा अगर लिखें तो P प्रोपोर्शनल 1/V भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर PV इक्वल टू तब क्या हो जाएगा? तब हमारा PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी PV जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमने कहा ना निश्चित ताप पर, यानी ताप क्या है? कांस्टेंट है, निश्चित है। अब देखिए तो अगर हम प्रोसेस स्टेट 1 से 2 की अगर हम बात करें तो प्रेशर एंड वॉल्यूम की, तो देखिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें कि P1 को एक तरफ ले लें, V2 को V1 को एक तरफ, V को एक तरफ, तो देखिए P1/P2 इक्वल टू V2/V1, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। यही आपका न्यूमेरिकल के पर्पज़ से यहाँ पर ये पूछ लेता है। न्यूमेरिकल जो पूछेगा आपका इस चैप्टर में यही लॉ से पूछेंगे। देखिए चार्ल्स लॉ क्या होता है? तो चार्ल्स ना देखिए इस नियम के अनुसार चार्ल्स लॉ जो है इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, यानी अब P क्या है? ये कांस्टेंट है। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन यानी V उसके ताप के यानी T के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V/T जो होगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर हम प्रोसेस स्टेट 1 से 2 की बात करें तो देखिए V1/T1 इक्वल टू V2/T2, यहाँ से एक तरफ अगर करें तो देखिए V1/V2 हो जाएगा, और देखिए ये क्या हो जाएगा? T1/T2। ये आपका एक क्वांटिटी की बात करते हैं। तो अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए जो नेक्स्ट है यहाँ पर है गे-लुसाक लॉ। तो आप इसको देखिए, इसको हमने बता दिया है। गे-लुसाक लॉ क्या होता है? गे-लुसाक लॉ देखिए क्या है? इस नियम के अनुसार किसी निश्चित आयतन पर, यानी कि आप क्या है यहाँ पर जो V है वो कांस्टेंट है, आदर्श गैस का जो दाब यानी P है वो T यानी टेम्परेचर के समानुपाती होता है। तो P/T जो है ये हमारा ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ये आप जानते हैं। तो देखिए P1/T1 इक्वल टू P2/T2 इक्वल टू P3/T3। अब देखिए आप इसको फार्मूले ज़रूर लिखेंगे, अच्छे मार्क्स अगर आपको लेने हैं तो। रेगनॉल्ट लॉ क्या होता है इसको जान लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी आदर्श गैस का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने पर उसके आयतन यानी V में होने वाला जो चेंजमेंट है वो 0 डिग्री पर उसके आयतन का 1/273वां पार्ट होगा या हिस्सा होगा। अब देखिए यह नियम जो है वो प्रेशर पर डिपेंड है, मतलब प्रतिपादित किया जाता है। V0 जो है यहाँ पर ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन, और VT जो है V/T वो हमारा T डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन है। अब नियम अकॉर्डिंग टू लॉ देखिए V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V0 इंटू 273 प्लस T/273। अब देखिए इसको हमने बहुत ही एक्सप्लेन में, मतलब बहुत ही बेसिक एक्सप्लेन से मैंने बताया था जब हमने पार्ट बाय पार्ट लेक्चर हमने दिए थे, जब 3rd सेमेस्टर आपका था।
तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर बेसिक एक्सप्लेन चाहिए बट आपको समय आपका कम है तो आप इतना मतलब लिख दीजिएगा। वहाँ पर मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ इतना ही था बट वहाँ पर हमने एक्सप्लेन ज़्यादा किया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें मोल नंबर क्या होते हैं, तो देखिए मोल संख्या जो है या मोल नंबर अगर हम बात करें तो मोल नंबर क्या होता है, वह पदार्थ जो, देखिए वह पदार्थ जो मतलब देखिए वह एक ऐसा पदार्थ मटेरियल जो पदार्थ के आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, वो हमारा कहलाता है मोल संख्या। मोल संख्या की अगर हम बात करें तो देखिए यदि किसी ठोस का द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m किलोग्राम है और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैपिटल M किलोग्राम प्रति किलोग्राम मोल्स है। मोलों की संख्या यहाँ से क्या निकालेंगे, तो मोलों की संख्या होती है क्या, तो देखिए मोलों की संख्या बराबर होता है ठोसों का द्रव्यमान बटे आणविक भार। तो जैसे ही आप इसको देखिए ठोसों का द्रव्यमान हमारा m किलोग्राम है स्मॉल और आणविक भार का कैपिटल M किलोग्राम प्रति किलोग्राम मोल है। किलोग्राम से किलोग्राम ये डिवाइड हो जाएगा तो फाइनली हमारा क्या बचेगा, n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M किलोग्राम मोल, क्योंकि ये जो किलोग्राम मोल है ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा ये बन गया। मोलर आयतन की अगर हम बात करें मोल वॉल्यूम की तो V मोल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए V अपॉन n मीटर क्यूब, देखिए यहाँ से V अपॉन n मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम मोल। अब देखिए V जहाँ पर क्या है, टोटल वॉल्यूम है किसका, गैस का कुल आयतन है। एवोगाड्रो नंबर जो है इसको आप देख लीजिए, एवोगाड्रो संख्या क्या होती है, तो देखिए एवोगाड्रो संख्या की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर इसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ में अणुओं की संख्या जो होगी, अणुओं की संख्या जो होती है वो होती है 6.02 इंटू 10⁻26। ये होती है जो हमारा एवोगाड्रो नंबर होता है, यही एवोगाड्रो नंबर होता है जो कि कांस्टेंट रहता है। यह संख्या जो है एवोगाड्रो संख्या कहलाती है, इसे ए से डिनोट करते हैं। पदार्थ में कुल अणुओं की जो संख्या होती है वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू ए, जहाँ पर ए एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो लॉ क्या होता है इसको जान लीजिए। तो समान दाब व ताप पर यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, समान है। समान दाब व ताप पर सभी आदर्श गैस के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। दैट्स इट। अणुओं की जो मॉलिक्यूलर जो नंबर होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है। ये एग्ज़ाम में आया है बहुत बार, इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट आप ले लीजिए, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और ये 100% आपका पूछा जाएगा। PV बराबर होता है, अगर हम जनरल गैस इक्वेशन से अगर हम बात करें तो जनरल गैस इक्वेशन होती है PV बराबर MRT, जहाँ पर अभी हमने जस्ट बताया है कि जो M होता है स्मॉल m, क्योंकि देखिए अभी हमने क्या बताया था आपको, यहाँ से N बराबर हमने बताया था ठोसों का द्रव्यमान बटे आणविक भार। तो ठोसों का जो द्रव्यमान है वो हमारा स्मॉल m था और वो हमारा कैपिटल M था। तो यहाँ से जब m आप निकालेंगे तो n इंटू कैपिटल M हो जाएगा। तो देखिए यही यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए चूँकि हमारा m बराबर nm होता है तो यहाँ से इसकी जगह हम रख देंगे nm। तो PV बराबर क्या हो जाएगा, NMRT। अब देखिए MR हमारा क्या होता है, MR जो होता है वो R0 के बराबर होता है। चूँकि MR इक्वल टू R0 तो हम यहाँ से लिख सकते हैं PV बराबर NR0T। अब देखिए तो P एज इट इज़ रहा हमारा यहाँ पर, और V जो है ये भी हमारा एज इट इज़ रहा, बट इसको जो हमारा N है इसको हमने इसके अपॉन में ले लिया। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है तो इसको भी जान लीजिए कि यही हमारा V मोल था, यही हमारा क्या था, V मोल था। तो देखिए ये N जब इधर आ गया तो ये हमारा ख़त्म हो गया, बचा क्या, ओनली फॉर R0T। R0T यहाँ से देखिए अब ये हमारा V मोल था, आप फार्मूले में जाकर देखिए जो हमने अभी बताया था इससे पहले। तो देखिए मोलर आयतन जो हमने बताया था, तो देखिए PV मोल इक्वल टू R0T। अब हमने देखिए इसको आप देखिए सारा कुछ हमने लिखा भी हुआ है कि ये क्या होता है, तो इसे आप देख लीजिए। तो R0 बराबर यहाँ से निकालेंगे तो PV मोल अपॉन T हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए P आप जानते हैं कि P का जो वैल्यू होता है
प्रेशर का वो कितना होता है 1.01325 बार होता है। और इसको हम अगर किस में लिखें, देखिए इसको अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर हम कन्वर्ट करें तो 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एक बार बराबर हमारा कितना होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसी में कन्वर्ट किया गया है। और वी मोल हमारा होता है 22.4, आप जानते हैं मीटर क्यूब, इसका जो मतलब आयतन जो मोलर आयतन होता है वो 22.4 मीटर क्यूब होता है। टेम्परेचर 273 केल्विन, ये आप जानते हैं। अब इन सभी वैल्यू को आपको इक्वेशन फर्स्ट यानी इस वाली इक्वेशन में पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे। फाइनली इसका कैलकुलेशन जब करेंगे 5 से, देखिए ये सभी हमने पहले 5 से डिवाइड किया, उसके बाद आप करते चले जाएंगे। ठीक है, अब डिवाइडिंग आप कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसको 2 से पहले डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहले 2 से डिवाइड किया फिर 5 से डिवाइड किया है, तो ये हमारा फाइनली 13 बचा है लास्ट में। और देखिए यहाँ पर पॉइंट हटा के सारा कुछ अगर हम यहाँ पर देखिए एक तरफ हमने यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन भी यहाँ पर शो कर दिया है कि किस प्रकार से यूनिट हमारा क्या आएगा। तो फाइनली हमारा बचा हुआ था ऊपर वाला टर्म्स एक, देखिए यहाँ पे 108080 अपॉन में 13, इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो ये हमारा 8313.84 आएगा। इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 5 से बड़ा है डेसिमल के बाद, तो हम इसे यहाँ पर एक बढ़ जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, यानी हमारा 8 देखिए 8314 यानी 8314 जूल प्रति किलोग्राम मोल केल्विन हो जाएगा हमारा। यही फाइनल हमारा और नॉट की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आर नॉट की वैल्यू हमारी ये आ गई। इसको हमने किया किसमें, किलोग्राम में। अब सॉरी यहाँ पर देखिए किलो जूल में, अभी तक जूल था, अब किलो जूल में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी हमारा 1000 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 के बाद हमारा पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पॉइंट यहाँ पर लग गया है। उसके बाद ये हमारा फाइनली ये आ गया है, ठीक है, मोल में, तो हमारा एम आ गया नीचे। अब यहाँ पर आप डिनोट कर देंगे कौन सी टर्म्स क्या है। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास है जो कैपिटल एम है, आर जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसी को मोलर गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ये काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता है कि मोलर गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये आर ही है। सिर्फ यूनिवर्सल का जानते होंगे, ठीक है, मोलर का नहीं। यहाँ पर देखिए नॉर्मल गैस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल गैस इक्वेशन क्या होती है, इसको भी आप देख लीजिए। यह देखिए बॉयल एवं चार्ल्स के नियम का संयुक्त रूप है। इस समीकरण के देखिए, इस समीकरण के द्वारा हम किसी गैस के दाब, ताप और आयतन में संबंध ज्ञात करते हैं। यानी जो ये इक्वेशन है नॉर्मल गैस इक्वेशन, इसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम के वे में संबंध ज्ञात करते हैं। ठीक है, वैल्यू में क्या करते हैं, संबंध फाइंड करते हैं। तो देखिए जैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो हम मान लेते हैं, लेट करते हैं कि जो हमारा P1 V1 और T1 है ये किसी बिंदु 1 पर ताप है, और P2 V2 P2 ये किसी पॉइंट सेकंड पर है, और देखिए P3 V3 और T3 जो है ये पॉइंट 3 पर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है। अब देखिए इसको फिगर को देख लीजिए आप। PV डायग्राम अगर हम बात करें तो PV डायग्राम ये हमारा है, और जहाँ पर हमारा क्या है, जो प्रेशर है ये कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि T जो हमारा ये कांस्टेंट, ठीक है, ये देखिए हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये हमारा T जाहिर सी बात है कांस्टेंट होगा। तो 1 से 2 प्रोसेस, मतलब पॉइंट 1 से 2 गया, फिर पॉइंट 2 से 3 आया, तो पॉइंट 2 से 3 जो है ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, यानी टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जो 1 से 2 होगा ये क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस में P जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कि अगर हम कोई मतलब पथ है, जो पथ 1 से 2 है जो कि हमने बताया है, ये क्या होगा, नियत दाब पर काम करेगा। तो नियत दाब पर काम कर रहा है, यानी कि इसमें P जो है वो कांस्टेंट है, ये हमने बता दिया। अब देखिए अदरवाइज यहाँ पर बात करें तो चॉल्स लॉ, हमने बॉयल्स लॉ तो आपको बता दिया, बट यहाँ पर चॉल्स लॉ जो है, एक मिनट देखिए, यहाँ पर जो चॉल्स लॉ है वो भी प्रोपोर्शनल T है, ये आप जानते हैं। तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से V2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो V2 बराबर हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, यानी V1T2 अपॉन में T1। अब यहाँ से आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए चॉल्स लॉ जो हमारा है, तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर को देखिए कांस्टेंट का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है,
थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जितने भी होते हैं उसमें आता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट। इसका क्या मीन्स है, मतलब जितने भी उसमें स्टेप वाइज एंट्रोपी होगी, जैसे S1 एंट्रोपी है तो ये S2 के बराबर होगी। और इसी प्रकार से मान लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस T1 है, T2 है, T3, ये सभी आपस में बराबर होते हैं, ये इसका मीन्स होता है। तो देखिए V2 इक्वल टू हमारा ये आ गया, तो हमने जहाँ T2 था वहाँ पे हमने T3 रख दिया, तो हमारा फाइनली ये इक्वेशन फर्स्ट हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी प्रकार हम 2 से 3 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा बॉयल्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है। बॉयल्स लॉ को फॉलो करने का क्या मीन्स है कि जो हमारा देखिए टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पर देखिए आप इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट था, यहाँ पर बॉयल्स लॉ है, तो इसमें आप उसमें किस पे डिपेंड करता है, पीवी डायग्राम पर ये डिपेंड करता है। इसलिए तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, V प्रोपोर्शनल 1/P होता है, तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो P2 V2 इक्वल टू P3 V3। क्योंकि अब देखिए 2 से 3 के लिए हम बात कर रहे हैं तो तभी हम यहाँ पर P1 V1 क्यों नहीं हो गया, यहाँ पर V1 क्यों नहीं हो गया, P1 V1 P2 V2, ये क्यों नहीं हुआ। तो देखिए ये क्योंकि 2 से 3 के लिए है ना, ये क्या है 2 से 3 के लिए, यहाँ पर देखिए 2 से 3 के लिए। तो फाइनली देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से जब V2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हमारा अपॉन में आ जाएगा, तो फाइनली ये हमारा आ गया। अब P2 बराबर P1 यानी कि इसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट हो गया है, तो यानी दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो V2 इक्वल टू हमारा, जब हम जहाँ पर हमारा क्या था V2 था वहाँ V3 हमने देखिए क्या कर दिया, P2 की जगह यहाँ पर ये रख दिया। ठीक है, जो मतलब हमने जो बताया उसको आप यहाँ पर जैसे फाइनली रखते हैं तो हमारा ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड हम मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर दोनों को कंपेयर करा देना है। यहाँ पर तुलना जैसे ही आप कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ पर फाइनली आप देखिए बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 1 का प्रोसेस है इसको एक साथ लेंगे, जैसे ये हमारा हो गया और यहाँ पर 1 वाला ये, तो यानी ये ऊपर चला जाएगा। तो V1 P1 यानी P1 V1 अपॉन T1, ये P3 V3 अपॉन T3, ये हमारा क्या है P1 V1 अपॉन T जो है ये देखिए दोनों में लग रहा है। यानी कि अगर हम 1 और 3 को हटा दें तो PV अपॉन T है, तो PV अपॉन T हमारा कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि R हमारा क्या है, R ही कांस्टेंट है, कोई है R, कोई क्वांटिटी है जो R है वो कांस्टेंट है। तो यानी हम लिख सकते हैं फिर PV इक्वल टू R, क्योंकि हमने यहाँ पर कांस्टेंट बराबर R माना है, तो उसके बाद देखिए PV बराबर RT हो गया यहाँ से। ठीक है, क्या हो गया, PV बराबर RT हो गया। तो यहीं से हमारा ये इक्वेशन निकल कर आती है। तो एग्ज़ाम में इसको प्रूव करने को भी आ सकता है, इसका निगमन करना आ जाएगा कौन। यदि m किलोग्राम का कोई द्रव्यमान है गैस का, किसी गैस का, तो PV बराबर mRT, यहाँ से इक्वेशन ये मिलती है। अब ये प्रूव हो गया आपका। अब यही बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पर देखिए, जो नेक्स्ट है वो है कि देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, यानी गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो उस विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो देखिए किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ की एकांक मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाता है। यानी कोई भी हमारा वो है, ठीक है, कोई टेम्परेचर उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो हमारा इसके लिए क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा। यानी इसको हम C से डिनोट करते हैं, स्मॉल c है ये, इसको C से डिनोट करते हैं। यदि द्रव्यमान हमारा m है और टेम्परेचर हमारा T1 T2 है, तो यहाँ से देखिए नाउ Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी हीट इक्वल टू हो जाएगा MC डेल्टा T। तो यहाँ से जो हमारा C है यही हमारा क्या है, यही हमारा स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा Q यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा जितना था इसके मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा अपॉन में। तो डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1 हम लिख सकते हैं। तो यानी फाइनली आप यहाँ पर MC डेल्टा T भी लिख सकते हैं, M डेल्टा T भी लिख सकते हैं, या T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। यूनिट किलोजूल प्रति किलोग्राम केल्विन होती है। स्पेसिफिक हीट जो है वो 2 पर डिपेंड है। देखिए स्पेसिफिक जो हीट है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड्स है। एक ऑन कांस्टेंट प्रेशर यानी CP जिसे बोलते हैं, यानी इसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट देखिए नियत दाब पर और नियत आयतन पर, यानी CV, यानी ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब बात आती है एग्ज़ाम के पर्पज से CP और CV में संबंध क्या है। ये आपका 5 मार्क्स से देकर जाएगा या इस वीडियो से,
ये आपका पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिएगा, तो बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए सीपी और सीवी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 लाइन आपको थ्योरेटिकल लिखनी है, फिर आपको प्रूवमेंट करना है। माना किसी गैस को गर्म किया, किसी पात्र में या किसी पॉट या बर्तन में गर्म किया जाता है फाइनली, तथा वह बिंदु 1 से 2 का अनुसरण कर रहा है, तो इस दौरान दाब को स्थिर माना जाता है, मतलब जो उसका प्रेशर है वो कांस्टेंट माना जाता है। आप समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, जब कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं, फिर आपको लिखना है कि माना m किलोग्राम गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करते हैं। वी नो दैट, देखिए ये आप जानते हैं MC मतलब क्यों, देखिए जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पर आपका जो C होगा यानी स्पेसिफिक हीट होगा वहाँ पर P हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो MC डेल्टा T होता था, यहाँ पर P लगा दीजिए क्योंकि प्रेशर की बात हो रही। तो ये हमारा T2 - T1, ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इसको हम मान लेते हैं। तो अगेन वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q = डेल्टा U + W होता है फर्स्ट लॉ। तो यहाँ से हम बात करते हैं, तो रख देते हैं वैल्यू। तो देखिए MCV डेल्टा U जो है वो हमारा होता है MCV T2 - T1, क्योंकि डेल्टा U जो है ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट एट कांस्टेंट वैल्यूम है, यानी वैल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वैल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो उसके बाद देखिए W जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए PdV होता है। हमने बताया भी था जब हमने एंथैल्पी बताया था, PV हमारा जो होता है वो हमारा होता है देखिए W। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो हीट ही क्या है, हीट ही द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पर आप इसको देखिए क्या लिखेंगे, Q = MCV T2 - T1 प्लस PdV। देखिए dV को हम V2 - V1 लिख सकते हैं। तो ये फाइनली हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फाइनली आपको करना कुछ नहीं है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है P का V2 से और P का V1 से। फाइनली आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। तो हम जानते हैं यहाँ पर चूँकि PV = MRT होता है, तो यहाँ से वॉल्यूम के लिए हम बात करें तो P तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पर V1 वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, तो V1 = MRT1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट रहेगा। T1 हमारा टेम्परेचर कुछ चेंजमेंट होगा। देखिए फिर PV2 = MRT2 हो जाएगा। तो यानी फाइनली हमें क्या रखना है, जो भी वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पर देख लीजिए इसको, फिर हमको पुटअप करना है। तो यहाँ पर देखिए जो PV2 है इसकी जगह MRT2 रखना है, PV1 की जगह MRT1 रखना है। तो फाइनली रख देते हैं यहाँ पर, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ PV1 एंड PV2 इन इक्वेशन सेकंड। तो फाइनली जब पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए MCV T2 - T1 प्लस MR कॉमन ले लेंगे T2 - T1, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इसके बाद क्या करना है, तो देखिए फाइनली इसके बाद यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से सॉरी। तो यहाँ पर जैसे ही इसको कंपेयर करेंगे, तो देखिए कंपेयर करने पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा T2 - T1 ये ख़त्म हो जाएगा। T2 - T1 खत्म होगा, M हमारा ख़त्म हो जाएगा और बाकी ये बचा रहेगा CP = CV + R। तो यहाँ से हम फाइनली जो एट कांस्टेंट वैल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर इसको साथ में लेते हैं, और जो ये कांस्टेंट है इसको हम अलग करते हैं। तो CP एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये हमारा इक्वल ऐसे रह जाएगा। ये हमारा प्रूव हो गया CP और CV में संबंध, और ये आपको देगा 5 नंबर, यही आपको देगा 5 नंबर। अब देखिए CV यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ तक आप सिर्फ लिखेंगे जब आपको रिलेशन कहेगा, ठीक है। जब और ज़्यादा मार्क्स में आए तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो CV कॉमन लेंगे तो CP/CV, और CV हमारा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि कॉमन है, तो यहाँ पे -1 ही बचेगा, = में R। वी नो दैट, जानते हैं कि हम क्या कि यहाँ पर CP और जो CV का रेशियो होता है ये होता है गामा। गामा जो होता है ये एडियाबैटिक इंडेक्स होता है, यानी रुद्धोष्म में गुणांक होता है। तो यहाँ से देखिए CV गामा -1, क्योंकि ये हमारा गामा हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा गामा हो गया, तो गामा -1 = R, तो CV = R/गामा-1 आ गया। तो देखिए गामा बराबर, यहाँ पर देखिए गामा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + R/, यानी एडियाबैटिक इंडेक्स यहाँ से निकालेंगे, न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ लेता है, तो 1 + R/CV हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट
पीवीटी सरफेस क्या होती है? पीवीटी सरफेस एग्ज़ाम में आया, कई बार आया हुआ है लेकिन बहुत कम। तो देखिए पीवीटी सरफेस यानी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सरफेस जो होती है वो क्या होती है? आदर्श गैस के संबंध में दाब, तापमान एवं आयतन को 3 लंबवत अक्षों पर रखा जाए तो हमें एक सतह प्राप्त होती है। इस सतह जो होती है ये PV = MRT को परिभाषित करती है या फॉलो करती है। इस प्रकार की जो सतह होती है वही हमारी पीवीटी सरफेस कहलाती है। समझ गए आप लोग? तो ये सभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखिए हमने बताया है आप लोग को जितनी भी इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स होंगी वो आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी अब, ठीक है? तो इंस्टाग्राम को आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए क्योंकि आप लोग के लिए वहाँ पर न्यू अकाउंट यहाँ पर बनाया गया है जो देखिए इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, पॉलीटेक्निक स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ट्रिपल पॉइंट। ये इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल पॉइंट आपका पूछ लेता है। ट्रिपल पॉइंट आखिर होता क्या है ये आपको जनरली डिफिनीशंस पूछता है। ट्रिपल पॉइंट वह बिंदु है जहाँ सब्लिमेशन वर्क यानी ऊर्ध्वपातन वक्र और जो वाष्पीकरण वक्र होता है, वेपोराइजेशन यहाँ पर कर्व है, और जो फ्यूजन वक्र है आकार आपस में मिलते हैं, यही हमारा होता है ट्रिपल पॉइंट। यानी 3 पॉइंट जब मिले, 3 वक्र जब मिले, तो देखिए 3 वक्र जब मिलेंगे यानी कि सब्लिमेशन, फ्यूजन एंड इवेपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल बिंदु प्राप्त करने आए अगर आपको, तो यहाँ पर P यानी कि प्रेशर तथा टेम्परेचर के बीच एक ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए PV डायग्राम PT डायग्राम इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा सब्लिमेशन कर्व है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये P की है एक्सिस, ये T की। यहाँ पर देखिए जो हम बात करें यहाँ पर, तो फिगर जो हमारा है यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर देखिए ये जो जा रहा है ये हमारा सब्लिमेशन वक्र है। ये जो वक्र दिख रहा है ये सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन वक्र है, कर्व है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से जैसे यहाँ पर जाएगा ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। यहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और यहाँ से देखिए जिस पथ पर ये फॉलो कर रहा है इसे बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व, और इसके अपोजिट साइड वाला जो कर्व है उसको बोलते हैं फ्यूजन कर्व, जो कि लिक्विड फेज पर रहता है। ये जो फेज है वेपोराइजेशन ये वेपर फॉर्म में रहता है। ये ट्रिपल पॉइंट यही हमारा जो ये पॉइंट है ये ट्रिपल पॉइंट होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट हैं जो इम्पॉर्टेंट है उसको जान लेते हैं। सब्लिमेशन कर्व ये क्या होता है जैसा कि हमने बताया। तो देखिए इसमें ठोस एवं वाष्प अवस्था रहती है, यानी कि इसमें जो स्टेट होती है वो सॉलिड एंड वेपर की होती है। तो इसे फ्रोस्ट रेखा भी कहते हैं। वेपोराइजेशन कर्व क्या है तो इसे जान लीजिए। इसमें देखिए द्रव व वाष्प अवस्था होती है। इसे वाष्प रेखा यानी वेपर लाइन भी कहते हैं। देखिए फ्यूजन कर्व जो है वो क्या होती है, देखिए इसमें ठोस व द्रव अवस्था होती है। और जो इसमें अगर हम देखिए बात करें तो बर्फ रेखा इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बर्फ रेखा भी कहते हैं। वैन डर वाल्स इक्वेशन की अगर हम बात करें, इसके बाद आता है वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये आपको जनरली पूछेगा नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए। इसको 1873 ईस्वी में इसको मतलब इन्वेंट किया गया था, इसका प्रतिपादन हुआ था। और ये किस लिए है ये इक्वेशन? तो लिक्विड एंड गैस के स्टेट के लिए है। लिक्विड एंड गैस स्टेट के लिए इक्वेशन क्या होती है? तो P + A/V² V - B = R0T या RT भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी यूनिट देख लीजिए, तो न्यूटन मीटर की पावर 4, और यहाँ पर जो B की यूनिट होगी इसकी वो होती है मीटर क्यूब। तो फाइनली ये आपका 2 चैप्टर होता है फिनिश। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उनको भी पता चल सके ये महामैराथन क्लास है। इसमें बहुत ही एडवांटेज होने वाला है। इस महामैराथन क्लास में आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन होगा। और देखिए इसीलिए जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक है? आप लोग भी मेहनत करिए ताकि इसका एडवांटेज आप लोग को मिले, ठीक है? और यहाँ पर देखिए, और आप लोगों को हमने बताया कि आप लोगों को अब जो भी अपडेट मिलेगी वो इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए ही देखिए मतलब बनाया गया है, ठीक है? वो अकाउंट जो है आप लोग के जो इंस्टाग्राम पेज है वो आप लोग के लिए बनाया गया है। वहाँ पर जो भी होगा वहाँ पर आप लोगों को मालूम चलेगा, क्योंकि 2 से 3 देखिए 3 वीडियो जब हो जाती हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है 3 वीडियो होने पर तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाता है। वहाँ पर आपको पता चल जाएगी कब वीडियो आने वाली है, ठीक है? तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।